रामचरितमानस की पोथी आज भी रखी हुई, 200 वर्षों के बाद भी। मैंने वहां लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या इसको पढ़ना जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं। लेकिन रामचरितमानस और भोजपुरी में वे लोग अपना बोलते हैं, अवधी में अपनी भाषा बोलते हैं। आज भी मॉरिशस में गंगा तालाब बना करके अपनी आस्था को व्यक्त किया है उन्होंने, जो मीठा पानी का तालाब वहां पर, क्योंकि मॉरिशस छोटा सा देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है, खारा पानी है, लेकिन जो उस देश में मीठा पानी का तालाब था, उस मीठे पानी के तालाब को उन्होंने, मीठे जल के तालाब को उन्होंने गंगा तालाब के रूप में व्यक्त करके उसका नामकरण करके उसकी पूजा ऐसे करते हैं जैसे हम यहाँ गंगा पूजा करते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं, गंगा जी के साथ हमारा संपर्क और संवाद है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, भारतवंशियों ने इसी प्रकार की परंपरा को किया है। गंगा के प्रति एक निष्ठ जो आस्था है, निष्ठा है, वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। और हम तो सब गंगा पुत्र हैं, हिमालय पुत्र हैं। ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने इस दायित्व का यहां रह करके निर्वहन कर सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नमामि गंगे परियोजना ने इस दिशा में बहुत अभिनंदनीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि मां गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करती है। 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। 1000 किलोमीटर की 5 राज्य हैं और उसमें से 1000 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश में तय होती है। हमारे जनपद बिजनौर से लेकर के और जनपद बलिया तक मां गंगा 1000 किलोमीटर की जिस यात्रा को पूरी करती है, इसमें हरिद्वार के बाद तो अनेक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे जहां पे गंगा नदी नहीं बल्कि नाला जैसी दिखने लगती थी। उनमें से कानपुर एक जगह थी। कानपुर में एक नाला था, उसका नाम था सीसा मऊ नाला। 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां से गंगा में गिराया जाता था। उसके आगे एक और नाला पड़ता, उसका नाम जाजमऊ था। वहां पर जितना भी ये चमड़े का उद्योग है ना, चमड़े के उद्योग का जितना भी जहरीला कचरा था वो सब गंगा जी में डाला जाता था। और उसके बाद मां गंगा में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। कोई मछली नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद सीसा मऊ नाला, जहां पर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज वहां पर हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। एक बूंद भी गंगा जी में सीवर नहीं गिरता, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही जाजमऊ में जब हमने जितने भी वहां पर चमड़े के उद्योग थे, मैंने उनको कहा भाई या तो उद्योग बंद होगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो पानी यहां से निकलेगा ये गंगा जी में नहीं जाएगा, बल्कि इसको तुम्हें खेतों में पानी डालने के लिए, सिंचाई के लिए इसका उपयोग करना होगा, और गंगा जी में कतई इसको नहीं डालने देंगे। आज आप देखते होंगे फिर से जलीय जीव जाजमऊ में हम लोगों को कानपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। हर प्रकार के जलीय जीव वहां पर आ गए। मेरा यह मानना है, जब हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो प्रयागराज कुंभ में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूज्य संतों की जो सबसे बड़ी, हमारे पूज्य संतजन एक बात की मांग करते थे कि हमें अविरल गंगा, निर्मल गंगा चाहिए स्नान करने के लिए। उनको अपने भौतिक संसाधनों से इतने मतलब नहीं था, टेंट कितना मिलेगा, सुविधा कितनी मिलेगी, सुरक्षा क्या मिलेगी, उसकी कोई चिंता नहीं थी। उनकी एक ही चिंता होती थी कि क्या हमें स्नान करने के लिए शुद्ध गंगा जल मिल जाएगा, संगम में क्या शुद्ध जल होगा, हमारे लिए चुनौती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2019 ने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का जो रूप सबके सामने प्रस्तुत किया। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे प्रयागराज कुंभ में।
यूनेस्को को हेरिटेज के रूप में प्रयागराज कुंभ को स्थापित करना पड़ा। मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसे मान्यता देनी पड़ी। और प्रयागराज कुंभ के उस उदाहरण के बाद जब हम लोग इस यात्रा को लेकर के आगे चले, वाराणसी में मुझे याद है 2020 क्या बात, 2020 को गंगा जी में बाढ़ आई थी। वाराणसी में कई शहरों में, कहीं शहर के अंदर कहीं मोहल्लों में पानी आ गया था, बाढ़ का पानी घुस गया था। मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं गया था वहां पर। मैंने वहां पर एनडीआरएफ के जो जवान थे जो वहां सेवा कार्य कर रहे थे, मैं उनके साथ स्टीमर में बैठा, एक कॉलोनी में हम जा रहे थे। एनडीआरएफ के डीआईजी भी उसमें मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप कब से यहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ पर हूँ। मैंने कहा, ये बाढ़ आई है, इसमें तो बाढ़ में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या आपको लगता है नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद कोई अंतर आया? उन्होंने कहा, हाँ साहब, नमामि गंगे परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 के पहले प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद यहां पर जब नमामि गंगे परियोजना का काम प्रारंभ हुआ और दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 2017 के पहले हम लोग अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा जी में, और जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, एक सप्ताह प्रैक्टिस करते थे 2017 के पहले, हमारी पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। यानी ये बताता था कि गंगा जी का जल आचमन तो दूर, यह पीने लायक भी नहीं है, आचमन करने लायक भी नहीं है, यानी वह पीने लायक भी नहीं है, और स्नान की बात तो बहुत दूर हो जाती है, आचमन के लिए भी नहीं था। और कहा, अब हम लोग महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अब गंगा इतना शुद्ध हो चुकी है कि हम स्नान भी कर सकते हैं, उसका आचमन भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार आइए बरसात के बाद, आपको हम लोग गंगा जी में अब डॉल्फिन दिखाएंगे। गंगा जी में अब डॉल्फिन फिर आ गई। यानी मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना ने इतना पवित्र कार्य किया है। एक मर रही नदी को पुनर्जीवित करके हम लोगों ने जो काम किसी कालखंड में महाराज भगीरथ ने किया था, वही कार्य आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और सचमुच यह अभिनंदनीय कार्य है। लेकिन मित्रों, सरकार पैसा लगा सकती है, प्रोजेक्ट बना सकती है, सरकार अपने स्तर पर एक अभियान को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसे सस्टेनेबल बनाने में योगदान समाज को करना होगा।